तो अब की बार बिहार में किसकी सरकार, इस पर से जो एक सस्पेंस था वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अब तक के जो रुझान सामने आए हैं वो रुझान ये बता रहे हैं, अगर इन रुझानों पर भरोसा किया जाए तो एनडीए एक बार फिर से बिहार में वापसी करता हुआ दिख रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टेली आप ऊपर चलते हुए देख रहे हैं, ये टेली पूरी तरीके से इसकी सारी कहानी बयां कर दे रही है। एनडीए भी 132 सीटों पर इन रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा बात करें महागठबंधन की तो 102 सीटों पर, और बाकी एलजेपी और जो अदर्स हैं वो 2 सीटों और 7 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। और शाम 4 बजे तक ये नतीजे हैं। शाम 4 बजे तक हालांकि काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कोरोना काल की वजह से जो गिनती है वो धीमी है। अब देर शाम नहीं बल्कि देर रात तक नतीजे आएंगे, और अगर 32% वोटों की गिनती हुई है तो बाकी जो 68% है वो कहानी पलट भी सकते हैं। जी हां, कहानी पलट सकते हैं। और इसके साथ साथ बिहार चुनाव की मतगणना और 11 राज्यों में हुए उपचुनाव को लेकर सबसे सटीक नतीजे लगातार इंडिया न्यूज पर आप सुबह 6 बजे से देख रहे हैं, और जब तक कि पूरे नतीजे नहीं आते लगातार ये महाकवरेज जारी रहेगी। और इसके साथ साथ अभी तक जो जानकारी आ रही है, 1/3 से थोड़े ज्यादा मतों की गिनती हो पाई है, यानी बड़ा उलटफेर अब भी हो सकता है। रोहित, बिल्कुल, बिहार में बाजी कौन मारेगा ये तस्वीर अब से कुछ घंटे के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक के आए आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो बिहार में एनडीए ही आगे चल रहा है। वोटों की गिनती का काम अभी चल रहा है, आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, फिर भी अभी तक के आए आंकड़ों के मुताबिक एनडीए बिहार में सरकार बनाती हुई दिख रही है। अभी तक आए नतीजे एग्जिट पोल के आंकड़ों से एकदम उलट, बिल्कुल रिवर्स 360 डिग्री पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल में आरजेडी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाया गया था, और लगभग सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख भी रही थी। ये कल तक की तस्वीर थी, लेकिन अभी तक आए आंकड़ों में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए का जो खेल बदला है वो साइलेंट वोटर्स ने बदला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर पटना में आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर की, जहां पर सीटों का आंकड़ा आने के बाद सन्नाटा पसरा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए बीजेपी तो खुशी में अभी से होली मना रही है। रोहित, बिल्कुल, पहली तस्वीर अब आप देख सकते हैं कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह तक हमने देखा था 10 बजे से पहले तक यहां पर बड़ी संख्या में लोग थे, क्योंकि सुबह 10 बजे तक यानी कि फर्स्ट 2 आवर्स 8 से 10 बजे के बीच जो रुझान सामने आए थे वो महागठबंधन के लिए बड़े खुश कर देने वाले थे, इसलिए यहां पर भीड़ थी। लेकिन अब उसके बाद एकदम से जो चीजें हैं वो बदलती चली गई, पलटती चली गई, इसीलिए अब आरजेडी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर होली मनाई जा रही है, रंग खेले जा रहे हैं। मनीष जी, वक्त दिवाली का है लेकिन होली मनाई जा रही है, और रंगों के साथ एक तरह से अब ये जाहिर करने की कोशिश हो रही है कि अब नहीं पलटेगा कुछ भी, अब हम जीतने वाले हैं। जी हां, इसके साथ साथ रोहित, सबसे बड़ी बात इन चुनाव में जो सामने आई है रचना, वो ये कि बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में यानी सामने आया है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के मन में जो लड्डू फूट रहे थे कि बिग ब्रदर की भूमिका हो जाए, वो यहाँ और सर ऐसा लगता है कि मंगलवार को हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी बीजेपी को। देखिए, 11 राज्यों में इसके साथ साथ अगर बात की जाए रचना, न केवल आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात सोचे, बिहार की सोचे, बल्कि तेलंगाना में भी बीजेपी का खाता खुला है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि आखिर कब कब एग्जिट पोल फेल हुए हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, क्योंकि इस बार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार दिख रही थी, लेकिन रुझान कुछ और कह रहे हैं। इससे पहले साल 2019 में हरियाणा की कुल 90 सीट पर विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव में नतीजे के दिन शुरुआती रुझानों में ज्यादातर जो न्यूज चैनल्स थे और सर्वे थे, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट मिलते हुए दिखाया था। हालांकि राज्य में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। पोल में दावा किया गया था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन गलत साबित हुआ। बिल्कुल, और कांग्रेस की करारी हार का भी दावा किया गया था। इसके अलावा हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की फिगर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे क्लियर मैंडेट का दावा किया गया था, लेकिन क्लियर मैंडेट नहीं मिला। ऐसे 2018 में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, और यहां पर भी जो एग्जिट पोल के उलट जो फिगर्स थी वो निकलकर सामने आई थी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, और जो तस्वीर थी वो एग्जिट पोल्स के उलट थी। और ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ था, 2015 में हमने दिल्ली में भी ऐसा ही देखा था। और यहां पर बम्पर जीत के साथ एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने सरकार बनाई थी। तो अब फिर यही इस बार ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद मनीष जी हमने देखा था। और इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस नेता अनुज आत्रे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, एग्जिट पोल के ठीक उलट आज के नतीजे हैं और रुझानों में अब तक एनडीए की सरकार बन रही है।
आपको क्या लग रहा है कि जो बचे हुए वोटों की गिनती है उससे कुछ कहानी पलटेगी क्या, या फिर जो हम अभी तक देख रहे हैं वही होगा आगे भी? देखिए, लगभग 50% के आसपास जो मेरी जानकारी है वोटों की गिनती हो चुकी है और 40 से 50 सीटों पे बहुत ही क्लोज कंटेस्ट चल रहा है, यानी कि 1000 या उससे नीचे के मार्जिन्स हैं। तो अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा, बहुत अर्ली हो जाएगा कि ये हम इसको फाइनल फिगर माने। अभी भी बदलाव हो सकता है, इसको एकदम रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक फैक्ट और है कि बहुत देर से, काफी समय से, कम से कम 2 घंटे से एनडीए के जो फिगर्स हैं उसमें बहुत गिरावट नहीं आई है और महागठबंधन की जो टैली है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो एक जगह पर वो स्टैटिक हो गए हैं फिगर्स। तो इससे एक इंडिकेशन ये हमें मिल सकता है कि हो सकता है कि नतीजे इसके आसपास ही रहें। लेकिन अगर कोई उलटफेर हो गया तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अनुज जी, उलटफेर अगर होता भी है तो उलटफेर का मतलब यह है कि कम से कम 30 सीटों के आसपास की मार्जिन अभी फिलहाल एनडीए ने बनाई हुई है, क्योंकि 133 पर एनडीए आगे चल रहा है और 101 पर महागठबंधन। क्या इतने बड़े उलटफेर की संभावना हम कर सकते हैं? हम इसकी आशंका या उम्मीद हम जाहिर कर सकते हैं कि इतना बड़ा उलटफेर होगा कि मतलब अभी तक सरकार एनडीए की बनती नजर आ रही है, आने वाले 2 घंटे में फिर पलट जाए ये कि अब महागठबंधन आगे हो जाए? इतना उम्मीद कर सकते हैं क्या अभी आंकड़ों? निश्चित तौर पर उलटफेर, बड़ा उलटफेर। 30 सीटें ऐसी हैं कि जहां बहुत क्लोज मार्जिन चल रहा है, नेक टू नेक चल रहा है। अगर उन 30 सीट पर जहां से रिजल्ट बटा तो जो आपके सामने स्थिति आ रही है बिल्कुल, तो अब आने वाले 2 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। अभी जिस हिसाब से 40 से 50% तक की जो है काउंटिंग हुई है, अभी हम आधे पड़ाव पर भी नहीं पहुंचे हैं। पर आधे पड़ाव पे अगर ये देखा जाए तो बिल्कुल बराबरी का है। ये जो आ रहे हैं इसमें जो बिल्कुल 500 और 1000 के अंतराल से यहाँ पर जो फर्क आ रहा है तो वो बराबरी मानी जाती है। तो उनको अगर हम जोड़ ले तो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। पर अब जो आगे जैसे जैसे वोट खुलेंगे तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अनुज जी आपकी जो स्थिति है वो अनुज से भी और छोटे वाली है। आपकी स्थिति में कोई बेहतर सुधार नहीं है। बैक सीट पर कांग्रेस थी, कांग्रेस है। 2 और बड़े राज्यों में 6 महीने के भीतर आपको जाना है, असम और बंगाल। कहां हैं आप? देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल निराशाजनक जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा निराशाजनक जरूर है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जो हमारा 2015 का जो परफॉर्मेंस थी हम उससे बेहतर करेंगे। लेकिन अब मनीष जी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2015 में 40 सीटों पर और उसमें 27 सीटें थे, लेकिन उसके अलावा जो हमें 30 सीटें जो और दी गई, उन 30 सीटों में ऐसा है कि बीते 20 से 25 वर्षों में ना आरजेडी वहां जीती है, हमारे गठबंधन का कोई भी कैंडिडेट वहां से नहीं जीता है। नहीं सर, लेकिन अनुज जी ये सब बातें तो तब की जाती है ना कि जब सीटों का बंटवारा होता है। ये सब बातें तो तब की जाती हैं कि वहां पर कौन जीता, कौन नहीं जीता, किसका कितना बेस है, किसका कितना नहीं है, किसके कितने गणित, किसके कितने समीकरण सीट पर फिट बैठ रहे हैं। ये तो सीटों के बंटवारे के वक्त तय किया जाता है। उसमें अब रिजल्ट के वक्त ये सब थोड़ी ना कहा जाएगा कि वो सीटें कम हमारे मेजोरिटी वाले थी, कम हमारे वोट थे वहां पर, या वहां पर वो नहीं जीता। ये सब बातें अब तो करने से नहीं है, अब तो नतीजे कहेंगे जो कहेंगे और कह रहे हैं। निश्चित तौर पे नतीजे ही बोलेंगे, जो जीता वही सिकंदर कहलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे आपके स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि सीटों के बंटवारे में क्या कांग्रेस दबाव में थी उस समय, जो अपनी बात नहीं रख सकी? देखिए, जहां आपको अगर एक परिवार में बैठ करके कोई भी अगर किसी फैसले पर आना है तो कहीं ना कहीं सबके ऊपर दबाव रहता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दबाव में नहीं थी। निश्चित तौर पे अगर हमें आपस में कोई तालमेल करना है, दबाव लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे घटक दल जो है वो दबाव में नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा दबाव उनके ऊपर था, हमारे ऊपर, तभी ये तालमेल। अच्छा, आपको तो नहीं लगता ना कि ईवीएम हैक हुआ है? ये आपकी सोच तो नहीं है ना कि ईवीएम हैक हुआ है? आप अभी भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, होपफुल हैं? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए। अभी तो हम बिल्कुल जीत की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं और जीत के लिए आश्वस्त हैं कि जीत होगी, हमारी जीत होगी और जो है जो ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी इसको रूल आउट मत कीजिए। नतीजे बिल्कुल बराबरी पे चल रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, बिल्कुल एक एक सीट की मारामारी चल रही है। आप इसमें देखिए, और मैं आपको बता दूं कि अंत भला तो सब भला, और अंत में हमारी सरकार बनेगी। जो यही चीज नीतीश जी ने भी कही थी, अंत भला तो सब भला। और देखिए, अभी तक तो उनके लिए भला होता हुआ नजर आ रहा है। ये नीतीश बाबू ने भी कहा था। शिवम त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास चलूंगा। शिवम जी, अभी भी जो कांग्रेस है वो आशान्वित है कि हाँ चीजें बदलेंगी और इतना बदलेंगी कि बाजी पलट सकती है?
मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शाम तक आते आते आपको देख लीजिएगा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सभी को। लेकिन उससे भी ज्यादा मैसेज ये है कि बिहार की जनता ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि बिना तथ्यों के डेटा और बिल्कुल मतलब इनकॉम्पिटेंट बेटा किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, कहीं से भी आता हो। ये तो तय जनता के सामने दिखा दिया है। मैं कहता हूं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अनुज जी ऑप्टिमिस्टिक है, मेरी शुभकामनाएं उनको, नोटी शुभकामनाएं, मतलब कोटि कोटि शुभकामनाएं उनको। लेकिन अब सब जानते हैं कि सुबह से जो ट्रेंड है, पिछले 2.5 घंटे से ट्रेंड में कोई खास चेंज हुआ नहीं है। 35 सीटें अभी भी हैं जिन पर मार्जिन करीब 1000 1500 से ज्यादा का है, उससे आगे 2000 5000 10,000 और 20,000 ही है। लेकिन शिवम आपको ये ध्यान रखना होगा, शिवम आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी भी लगभग 2.5 करोड़ मतों की गिनती बाकी है। बिल्कुल 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 रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मनीष जी। लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 घंटे से ट्रेंड में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और अगर हम एनडीए की टैली देखें तो 122 से एक बार करीब करीब अब आप ही दिखा रहे हैं 133 के करीब जा रहे हैं। और महागठबंधन कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि बिहार में भी अगर जीत रहे हैं तो वो मोदी के नाम पर, और वहां शिवराज भी कह रहे हैं कि जनता ने मोदी के अपमान का बदला ले लिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बिहार के नतीजों पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि पूरे नतीजे अब तक आए ही नहीं है। संजय राउत ही सुबह बोल रहे थे कि अब मंगल राज की स्थिति आ गई है, जब महागठबंधन को बढ़त मिल रही थी, और अब कह रहे हैं कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए। 70 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं, ये संजय राउत ने कह दिया। बिल्कुल, यानी कि संजय राउत को लग रहा है कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति होनी चाहिए, अभी रुकें और थोड़ा इंतजार करें। वो कह रहे हैं कि शाम होने दीजिए, पूरे नतीजे आने में शाम हो जाएगी। बिहार चुनाव से तेजस्वी के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला है, हमने देखा भी था, उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए भी थे पिछले दिनों जब बिहार में इलेक्शंस चल रहे थे और कैंपेनिंग हो रही थी, तो वो लगातार हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव के पक्ष में बयान दे रहे थे। और अभी भी वो ये कह रहे हैं, अभी भी वो नीतीश कुमार पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी सोचने वाली स्थिति है नीतीश कुमार के लिए और शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि रुकिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। यानी कि वो भी मुझे लग रहा है कि अभी इस सोच में है कि शायद कुछ नतीजे बदलें और इतना बदलें कि बाजी पलट जाए। यानी कि जो सत्ता अभी जिसके पास आती हुई दिख रही है वो उसके उलट दूसरों के पास चली जाए, यानी कि तेजस्वी यादव के पास चली जाए। इस बात को लेकर आशान्वित हैं विवेक अग्निहोत्री जी। क्या इतनी बाजी पलट सकती है अभी? हालांकि देखिए अभी बहुत मेजर शेयर है जिसका काउंटिंग होना बाकी है, इसलिए इस चीज को हम बार बार रख रहे हैं। लेकिन हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? जो अभी प्रेजेंट फिगर्स हमारे पास है उसको लेकर। लेकिन क्या जो आने वाले 2.5 करोड़ वोट हैं अभी जिनकी काउंटिंग होनी बाकी है, वो सारी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं? ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी विवेक जी। जी देखिए, अभी बहुत मैंने पहले भी इस चीज को कहा, मैं अपने आप को रिपीट करूंगा कि इतने ज्यादा वोट अभी भी काउंट होने बाकी हैं कि लगता नहीं है कि हमें किसी एक नतीजे पे तुरंत पहुंचना चाहिए। अभी भी फेरबदल हो सकता है, इसको टोटली ओवररूल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही जैसे कि हमारे दूसरे मित्र ने भी कहा कि ये जो आंकड़े बहुत देर से स्टैटिक हैं और एनडीए के फेवर में जा रहे हैं, ना एनडीए के नंबर कम हो रहे हैं, ना महागठबंधन के नंबर बढ़ रहे हैं, तो अभी कुछ भी कहना, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। हमें 2-3 घंटे और इंतजार कर लेना चाहिए जब तक स्थिति एकदम स्पष्ट ना हो जाए। क्योंकि बिहार को नजदीक से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं। राणा जी, अब क्या ये संभव हो सकता है, जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है, जैसे जैसे वोट काउंट हो रहे हैं, क्या ये हो सकता है, क्या बिहार की जनता अपने जहन मन को पहले से समझाकर चलती है कि वोट किसे डालना है, या वो जो लाइन वहां लगी होती है वहां पर भी कुछ डिस्कशन होता है? क्या ये संभव है कि कोई ईवीएम खुले और बम्पर एक तरफा एक पार्टी को वोट हो जाए? देखिए, हर बार चुनाव जो है ना, उसका एक अपना पैटर्न होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिहार में पोलिंग के बाद जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग 45% के आसपास की काउंटिंग हो चुकी है और अब जो 55% बचा हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है। अभी तक जो मार्जिन है ज्यादातर सीटों पर 5000 से लेकर के 8 से 9000 के बीच में है। विधानसभा के नतीजों में 5 से 8000 के बीच का फासला बहुत ज्यादा होता है, इसको कवर अप करके लीड लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2, 4, 5, 7 सीटों का, 10 सीटों का अंतर तो हो सकता है, लेकिन आमूलचूल बदलाव हो जाए, वो 104, 144 में तब्दील हो जाए, 131, 90 में तब्दील हो जाए, ये बहुत कम होता है। और मुझे लगता है कि पैटर्न ऐसा ही चलेगा भी।
जी, मनीष जी, लेकिन राणा मनीष भाई, जी, इसमें आपको बीजेपी तो होली मना रही है, लेकिन यहाँ तेजस्वी की और महागठबंधन की तो दिवाली खराब हो गई लगता है। मनीष सर। नहीं रचना, इसमें दो बातें हैं। अभी भी जैसा राणा भाई ने कहा और लगातार पैनल के लोग, रोहित का भी ये कहना है कि लगभग आधे से ज्यादा की गिनती अभी बाकी है। अगर आप देखें कि शुरुआती रुझान में 25% यानी 1/3 की गिनती हुई और ये आंकड़ा सामने आ गया, तो हम ये कैसे कह दें कि यही आंकड़ा बहुत लंबे समय तक रह सकता है, जबकि आधे से ज्यादा मतों की गिनती बाकी है। असीम संभावनाओं का खेल है और जैसा कि हम सियासत में हमेशा कहते रहे कि हमें आखिरी तक रुकना होगा, क्योंकि आखिरी नतीजे तक, आखिरी गिनती तक, आखिरी राउंड तक तस्वीर बदल सकती है और बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, संयम और धैर्य हमें भी कहने में रखना होगा। राणा भाई, सवाल मेरा शुभम से, अभी शुभम को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी का बेटा नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी है, एक गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बुरा है। कांग्रेस ने थोड़ा गच्चा दे दिया, कांग्रेस ने अगर हैसियत ठीक ठाक वहां रखी होती जैसे लेफ्ट पार्टी ने रखी है तो बहुत मुश्किल हो जाती है एनडीए के लिए, लेकिन किसी और का बेटा नहीं चलेगा, आपका बेटा चलेगा। संजय जायसवाल के पिता जितने बड़े बीजेपी के नेता रहे, वो सांसद रहे, विधायक रहे, उनके बेटे हैं संजय जायसवाल, उनकी अगुवाई में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो संजय जायसवाल तो चलेंगे लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चलेंगे। मैं बड़ी शालीनता से फिर से वो लाइनें रिपीट कर देता हूं कि बिना तथ्यों का बेटा और ना काबिल बेटा, काबिल नहीं ना काबिल बेटा। और मल्टीपल चुनाव हारने के बाद सिचुएशन आज जो केंद्र में बैठे हुए बेटे की है, राणा जी, वो आपने देखी है। तमाम चुनावों के बाद आज सिचुएशन जिस तरह से आरजेडी को दिखाया गया था, युवाओं के एक बड़े नेता, बड़े चेहरे आदरणीय श्री श्री तेजस्वी जी होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। 2 दिन तक इतनी खुशी थी, अभी जन्मदिन से एक चीज और याद आ गई। सागरिका जी और तेजस्वी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं इन नंबर्स के साथ उनका दिन के साथ साथ शाम भी बहुत बेहतर जाएगी। लेकिन ये बात सही है, बेटा किसी का भी हो, बिल्कुल उससे कोई खिलाफत नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट है, काबिलियत है, जनता में साबित होकर चीजें आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे आप देखेंगे राणा जी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी चीज होती है हिंदुस्तान में। अगर आप मुझे सुबह मीठा खिलाएं और शाम तक मीठा खिलाते रहें, तो एक समय पर आकर मेरी फेवरेट मिठाई भी मुझे बुरी लगने लगेगी। लेकिन बावजूद उसके नहीं, अब एक मिनट आप रुकिए ना, आप मुझे सुनिए। आप 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला दे रहे हैं। एक आदमी, एक नौजवान लड़का 31 साल का, आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री, इतने तमाम मंत्री, इतना लाव लश्कर, सब कुछ आपने उतारा सिर्फ एक आदमी के मुकाबले के लिए। और आज सुबह तक भी आप लगातार डरे रहे थे, पिछली रात की नींद आपकी हराम रही होगी जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे। क्या उस आदमी में ताकत नहीं है? नाकाबिल बेटा तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार की जमीन पर उनकी हैसियत है, वो ताकतवर हैं और उन्होंने पूरी फौज के मुकाबले में अपने आप को खड़ा किया है। इसलिए तेजस्वी यादव बिहार के नेता के तौर पर उभरे हैं, उनके पास जनाधार है, उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। ये नाकाबिल बेटा वाली बात मैं चाहूंगा कि आप वापस लीजिए। मैं राणा जी बिल्कुल वापस नहीं लूंगा, बिल्कुल भी। जीत एक जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1000 वोट से हो, चाहे 1 लाख। जब आप हार जाएं तो आप कहें कि लोकतंत्र में जीत और हार तो होती ही रहती है, आपको अपनी राजनीति करनी चाहिए। तेजस्वी यादव हार जाएं तो निकम्मे नाकाबिल हो जाते हैं, यह भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, लेकिन जीत तो जीत है ना। मैं बिल्कुल मानता हूं लोकतंत्र में हार जीत दोनों ही हिस्सा है। अगर आप हारते हैं तो सीखते हैं, अगर जीतते हैं तो सत्ता में आते हैं। लेकिन जीत तो जीत है, ये बात आप मानेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आप तेजस्वी की बात करते हैं तो अकेले नहीं है वो, उनके साथ कांग्रेस है, जीत के रास्ते सत्ता में आने के रास्ते जो आपकी पार्टी अख्तियार करती है वो भी क्या सही है? मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आप सत्ता तक आ गए, आप जिस तरीके कर्नाटक में सत्ता तक आ गए, क्या वो सब सही है लोकतांत्रिक परंपरा में? यहीं पर तो मैंने कहा था कि नाकाबिल बेटा नहीं चलेगा। पार्टी संभल नहीं रही, आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल नहीं रहे, जनता मान नहीं रही, चुनाव आप जीत नहीं रहे, अपनी पार्टी को आप संभाल नहीं पा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी से जा रहे हैं तो आप मौर्य में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। तो ऐसे पार्टी नहीं चल सकती ना राणा जी। मैं इसी चीज को तो कह रहा हूं, ये नाकाबिल बेटा नहीं चाहिए जनता को। मैं चाहता हूं इस देश में आपके लिए नाकाबिल कौन? लेकिन राहुल गांधी विपक्ष हो। अब वो तो जनता को तय करने दीजिए। मैं तो सिर्फ एक बात कही है, वो कौन नाकाबिल किसको लगता है वो जनता तय करेगी। मेरा काम सिर्फ कहना है कि जनता ने ये चीज बारंबार लोगों को दिखाई है और आने वाले समय में जनता और ज्यादा
परिवारवाद पर, इनकॉम्पिटेंसी पर, जबरदस्ती थोपे गए नेताओं पर और ज्यादा वार करेगी और ज्यादा कुठाराघात करेगी और इस देश में एक ऐसी राजनीति पनपेगी जहां पर ना परिवारवाद होगा, ना इस तरह नेता थोपे जाएंगे। ठीक है, अभी गोपालगंज चलते हैं। मनोजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। मनोजेश के पास हम वापस चलेंगे। बाकी जो और मेहमान हैं उनके पास में चलता हूं। अनुज अत्रे जी मेरे साथ हैं। अनुज जी, आप बताइए, जो बात अभी शिवम कह रहे हैं उससे आप कितना एग्री करते हैं? मेहनत की है तेजस्वी यादव ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिखा है हमको कि मेहनत वो उन्होंने की है, लेकिन नाकाबिल बेटा करार दिया है। नहीं, देखिए, ये इनका अपना बिल्कुल पैमाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद की लड़ाई लड़ती है। अगर आज आकर के देखे, सबसे अगर परिवारवाद से निकल करके इनके जो मैं ये चाहूंगा जी, मैं ये चाहूंगा आप जरा मुझे इस तरीके से जरा समझाइए कि क्या अनुभव की कमी रह गई यहां पर, क्योंकि बीजेपी के पास बड़े चेहरे थे, बीजेपी के पास अनुभवी चेहरे थे, तेजस्वी के पास ठीक है एक युवा जोश तो था, लेकिन सिर्फ उस युवा जोश के बूते सरकार नहीं चल सकती। ये चीज जो लोग हैं ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर सके तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर। मैं पहले शिवम भाई की बात का जवाब दे दूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए। जो वंशवाद लेकर के चिल्लाते रहते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर लिस्ट देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आप महाराष्ट्र से उठा करके देखें तो पंकजा मुंडा और जो है अपना अनुज जी आप रहिएगा। इस वक्त बड़ी खबर, आरा के संदेश सीट से आरजेडी प्रत्याशी किरण देवी 59,000 वोट से जीती हैं। बहुत बड़ा अच्छा मार्जिन है रोहित। बिल्कुल 59,000 वोटों से जीत मिली है। आरा के संदेश सीट से ये जीत मिली है। एनडीए को 128 और महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो 106 पर सिमटा हुआ, लेकिन एलजेपी अब घटकर 2 पर पहुंच गई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के लिए जश्न की तैयारियों की तस्वीरें भी आ रही हैं। बीजेपी जश्न मनाना अब शुरू करने वाली है और खबर यह भी कि बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर अब अलग तैयारी जश्न की है। बिल्कुल जश्न की तैयारी हो गई है पूरी तरीके से। हालांकि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से नतीजे आने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा फाइनल रिजल्ट्स में, लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है इन्हीं आंकड़ों को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े पिछले करीब 2, 2.5, 3 घंटे से लगभग स्टैटिक है, +1, +2 हो रहा है, वो फिगर्स ये कह रही है कि क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है एनडीए की। और यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त उत्साह में हैं। ये बीजेपी के दिल्ली ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ऑफिस में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कार्यकर्ता अब जोश में नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जश्न की तैयारी की जा रही है। और इस तरह की खबर भी है कि 6 बजे के आसपास शायद जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा सकते हैं। शायद वो एक संबोधन भी देंगे, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और ये उत्साह की तस्वीरें दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से निकलकर सामने आ रही है। और इस उत्साह के पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, वो ये आप ऊपर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। टैली, क्योंकि 122 मैजिकल फिगर है बिहार के लिए, और अभी जो टैली निकलकर सामने आ रही है, अभी तक के रुझानों के मुताबिक जो अभी तक काउंटिंग हुई है उसमें 129 पर एनडीए आगे है। यानी कि अभी तक के मुताबिक हम देखें तो क्लियर मेजॉरिटी बनती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है मनीष जी कि बीजेपी कार्यकर्ता अभी उत्साह में हैं। अभी उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि अभी 50+ वोट अभी काउंट किए जाने बाकी हैं। रोहित, मुझे याद है 2015 और राणा भाई भी बैठे हैं। राणा भाई, आपको याद होगा 2015 में संजय मयूर ने लड़ी लगा दी थी, याद होगा आपको। 2015 के शुरुआती घंटे थे, 9:45 तक स्थिति बीजेपी के हक में थी, लेकिन 9:45 सुबह के बाद से वो आंकड़ा पलटता हुआ चला गया और फिर महागठबंधन की भारी जीत थी। बीजेपी के पास भले ही वोटों का परसेंटेज 24% के आसपास रहा होगा, लेकिन सीटें उसकी घट करके 53-54 के पास आ गई थी। लेकिन इस बार मैं बीजेपी को बिहार में कुछ दूसरे तरीके से देख रहा हूं। सुबह से जो बीजेपी के नेता हैं लगातार वही कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा दल है और बीजेपी एनडीए गठबंधन की जीत का सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री हैं। अब एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू के बीच में अगर ये स्थिति बनती है सरकार बनाने की, जो रुझान अभी तक दिख रहे हैं अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो बीजेपी और एनडीए में एक बार जरूर ये आजमाइश होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या बीजेपी किसी जुगाड़ से किसी तरीके से अपना मुख्यमंत्री बना ले। क्योंकि जो संकेत बीजेपी के अंदर से मिल रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। और बीजेपी ने जेडीयू को बिहार में इस बार एलजेपी को बाहर से लगा करके जेडीयू के खिलाफ और बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन के भीतर, एनडीए के भीतर लगा करके
नीचे, मतलब उसकी हैसियत, उसकी सीटों की संख्या कम करने की जो कोशिश की है उसमें वो कामयाब भी रहे। 20 साल में यह जो पूरा जो उनका साथ रहा है उसमें पहली बार है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है और नीतीश कुमार जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में दिख रही है। जब ये डिफाइंड लाइन है कि एक बड़ा भाई दिख रहा है, एक छोटा भाई दिख रहा है, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ना बना करके नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए, जैसा कि उसने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कई रैलियों में कहा था। यह क्या संभव है? ये एक सवाल रहेगा सरकार के बनने तक। बिल्कुल, लेकिन इस बीच मोतिहारी फिलहाल मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है मोतिहारी से। लेकिन मनीष जी, एक चीज है, जब तक ये कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र वाली स्थिति बन जाएगी, महाराष्ट्र में शिवसेना की उम्मीदें जगी कि नहीं अब हमारा सीएम होना चाहिए, कैसे मतलब अच्छे खासी दोस्ती थी, एकदम से लड़ाई यहां पर हो गई। और अब तो बीजेपी, आप समझिए जो अभी तक का रुझान है, जो अभी तक के फिगर्स हैं, अच्छा खासा एक मार्जिन है, 76 पर बीजेपी आगे चल रही है एनडीए में और नीतीश कुमार की पार्टी 51 पर। एक 25 का डिफरेंस, 2-4 सीटों का डिफरेंस होता तो हम फिर भी मानते कि नहीं चलिए। देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें दो चीज होंगी रोहित, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूं उसके मुताबिक। एक तो यह है कि क्या नीतीश खुद ये मान पाएंगे कि वो कम सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन सत्ता और सत्ता। अच्छा मनीष जी, मैं इसको समझूंगा। मुझे लगता है कि एक बार ग्राउंड पे जाएं। मोतिहारी से अमित हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि प्रमोद कुमार मोतिहारी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और वो शुरुआत से अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। अभी 15-20 मिनट पहले की भी अपडेट थी, उसमें भी वो आरजेडी कैंडिडेट से बढ़त बनाए हुए थे। अभी की क्या स्थिति है अमित वहां से? आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा का परिणाम जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अभी आपको बता दूं कि रक्सौल में बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा की जीत हुई है। वो जीत का विक्टिम दिखाकर बाहर निकले हैं काउंटिंग हॉल से। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जो है बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं, कला संस्कृति मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी उनका भी भाग ईवीएम में कैद था। हालांकि वो उनकी बढ़त जो है अब शायद वो पीछे नहीं जा सकते हैं। लगभग 24,000 के करीब में उनकी बढ़त जा चुकी है और महज 2-4 राउंड का ही काउंटिंग बाकी है। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, इन 12 सीटों की अभी स्थिति क्या है? जी आपको बता दूं कि सर यहाँ पे जो स्थिति है 12 विधानसभा में राजद जो है एक नरकटिया पे और एक सुगौली पे और एक कल्याणपुर, 3 जगह पे राजद का जो प्रत्याशी है वो तीनों आगे चल रहे हैं। बाकी अन्य जगह पे, सभी जगह पे बीजेपी और जदयू के और एक जदयू के प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं सर। अब इसको समझिएगा रोहित जी, ये जो चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के 12 और पश्चिमी चंपारण के 9, ये 21 सीटें होती हैं। अभी आप बता रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में 12 में 3 सीटें छोड़ करके बाकी 9 सीटों पर बीजेपी एनडीए चल रहा है, मतलब बीजेपी एंड जेडीयू। और पश्चिमी चंपारण जो बेतिया कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर्स बेतिया है, वहां की 9 सीटें हैं और सभी 9 सीटें एनडीए के पास जा रही हैं। तो 9 और 9 18 सीटें, तो 21 और 9, तो आप 12 और 9 21 में से 18 सीटें जा रही हैं एनडीए को। यह जो चंपारण का बेल्ट है, इसने एनडीए को बहुत सपोर्ट किया है। ये बेतिया, संजय जायसवाल यहीं से आते हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहां बीजेपी के, और चंपारण ने बहुत सपोर्ट किया इस बार बीजेपी को। तो राणा जी, अभी क्योंकि हमारी वो सीएम वाली बात चल रही थी, तो कहीं संजय जायसवाल का भी तो नाम फिर नहीं उठ सकता आने वाले वक्त में? अगर हो सकता है। देखिए, मैं बिहार में बीजेपी अगर अपने 2 नए चेहरों को आगे बढ़ाना चाहेगी तो उसमें संजय जायसवाल और नित्यानंद राय, ये 2 लोग हैं। नित्यानंद राय पूर्व अध्यक्ष हैं, यहाँ केंद्र में मंत्री हैं, और संजय जायसवाल जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये दोनों नौजवान चेहरे हैं। तो इन 2 चेहरों पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी और दोनों केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके भरोसे के दोनों नेता हैं। तो बीजेपी ने अगर अपना प्यादा आगे रखा, बीजेपी ने अपना दांव मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए आगे रखा, तो ये 2 नाम जरूर आगे रहेंगे। नहीं, लेकिन इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी? हालांकि चुनाव पूर्व ये वादे कर दिया गया है कि सीटें कितनी भी हो, चेहरा आप होंगे, नीतीश का नाम ही हमारी पहचान है, एनडीए के चेहरे नीतीश हैं। देखिए मनीष भाई, नीतीश कुमार को अगर आप जानते हैं और नीतीश कुमार की राजनीति को आपने देखा है, तो नीतीश कुमार ने अपने को सत्ता में रखने की खातिर अभी तक बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। आप उसको दांव पेच कह लीजिए, उनकी अपनी जो
निजी ख्वाहिशों के चलते पार्टी या पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दरकिनार करने की बात कह लीजिए। उन्होंने 2009 में जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं दिया था, आपको याद होगा। जॉर्ज इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरपुर से लड़े थे। जॉर्ज को उन्होंने पार्टी से आहिस्ते बाहर कर दिया था। शरद यादव को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। 2000 मुझे लगता है कि 2016 से 19 से फिर अध्यक्ष 22 तक रहेंगे। तो अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने अपने पास रखी है। पूरी की पूरी पार्टी जो है नीतीश कुमार की पार्टी कही जाती है। कोई दूसरा आदमी 1 से लेकर 10 तक अगर उस पार्टी में कोई आदमी है तो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के आगे पीछे कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई चेहरा नहीं है और पूरा संगठन उनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप को मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं ले जाएं, यह संभव ही नहीं है। उसके लिए कोई भी दांव खेल सकते हैं और अभी की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र वाली हो सकती है। अगर बीजेपी बहुत जोर डालती है और बीजेपी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो बहुत मुमकिन है कि 2015 की स्थिति बन जाए। यानी आरबी, आप ये कहना चाहते हैं कि फिर एक बार अगर स्थिति और दांवपेच के तहत ऐसी स्थिति आती है तो चाचा भतीजा साथ साथ? हाँ, उसमें कांग्रेस कड़ी का काम करेगी। मैं इसको इस तरफ देखना चाहता हूं। अशोक चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आज की तारीख में वो जेडीयू में हैं। और जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा था 2013 में, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था, तो उस समय उनको जो 10-12 सीटों की जरूरत थी, 215 सीटें थी। 2010 के चुनाव में उन्होंने 115 सीटें जीती थी और 115 सीटों के आधार पर उन्होंने बीजेपी से अपने आप को अलग किया था। तो कांग्रेस के जो 4-5 विधायक थे और 4-5 निर्दलीय थे, उन्होंने समर्थन देकर के बहुमत का आंकड़ा पार करवाया था नीतीश कुमार को। तो कांग्रेस उस वक्त भी काम आई थी। और कांग्रेस, अगर नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं और कोई साझा सरकार बनती है आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की, तो उसमें कांग्रेस कड़ी का काम कर सकती है, पुल का काम कर सकती है। फिलहाल हम ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें हम ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं एनडीए और महागठबंधन का, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है 75 सीटों के साथ, लेकिन आरजेडी दूसरे नंबर पर 69 सीटों के साथ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में जो नुकसान उठाना पड़ा है तेजस्वी यादव को, वो कांग्रेस की तरफ से है। अनुज जी, बहुत देर से आप शांत भी हैं और आपका चेहरा थोड़ा मायूस भी मुझे लग रहा है। और जैसे कि जानकार कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा जमीन पर जाकर काम कर लिया होता तो शायद आप लोग भी जश्न मना रहे होते, शायद नंबर थोड़ा सा बढ़ा होता। सुबह तक कांग्रेस दावे कर रही थी 30 से 40 सीटें आएंगी और सिमटते हुए 18 पर हैं। नहीं, अभी आप ही 22 दिखा रहे हैं यहाँ पर सीटें। और मेरे जो हम लोगों का जो दावा था, निश्चित तौर पे दावा हम लोगों ने छोड़ा नहीं है और बिल्कुल उम्मीद है। आपको मैं बता दूं कि देखिए अभी 103 में से 22 पर आपका ही चैनल बता रहा है आगे चल रहा है। और ये जो हम लोग लड़े, ये हमारे पिछले सबसे बहुत अच्छा नतीजा जाएगा। 30 से 35 के बीच में कांग्रेस का काम होते होते जो नहीं जाएगा। और दूसरी बात अभी ये देखिए, जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कहा जा रहा है, देखिए बात में कितना फर्क आ रहा है। अब ये बार बार ये है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उनके नाम पर चुनाव जीते हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर रही है कि ये सुशासन बाबू का शासन को बिहार की जनता ने नकार दिया, उनके नाम पर चुनाव नहीं जीते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता से अगर बात करें तो ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता ने ही नकार दिया था। लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस तरह से अभी बढ़त तौर पे अभी घटेगी। फाइनल नहीं, अगर आप फिर डबल इंजन की बात करेंगे तो फिर डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज पे आ जाएगी बात। फिर ये होगा कि डबल इंजन ने डबल युवराज को हरा दिया। ये लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इन्हीं की जमाने की बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किया क्या है, क्या दिया है इन्होंने बिहार में, क्या प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपनी सर ये बात तो कांग्रेस बताएगी ना सर, फिर ये बात तो कांग्रेस बताएगी, वरना विपक्ष का क्या काम। अगर सरकार की नाकामियों को विपक्ष जनता के बीच नहीं ले जा सका तो वो मेरी या हम लोगों की तो कमी नहीं है। वो कमी भी आप ही की है सर। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। हम लोग बिल्कुल दावे के साथ लेके जा गए थे, आप लोगों ने भी कवर किया था और आपने हमारी गठबंधन की चुनावी रैलियों को कवर किया है, राहुल गांधी जी की रैलियों को कवर किया है, तेजस्वी यादव जी की रैलियों को कवर किया है, वहीं आपने प्रधानमंत्री जी की रैलियों को भी कवर किया है। तो जनता का जो रुझान आया है, जो जनता का जो समर्थन मिला, जो बिहार के युवाओं का समर्थन मिला था, जो बेरोजगारों का समर्थन मिला था, जो प्रवासी मजदूर 40 लाख, देखिए क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं, जिस तरह से पिछली बार का कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार का प्रदर्शन पिछली बार से खराब, कांग्रेस का भी ठीक है। जो आरजेडी है, आरजेडी लास्ट टाइम 80 सीटें थी, इस बार अभी 70 से कम में आरजेडी नजर आ रही है और कलेक्टिव प्रदर्शन भी नीचे की ओर इशारा कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पार्टी वाइज भी बात कर रहा हूं, मैं कलेक्टिव भी बात कर रहा हूं। रोहित, इनकी बदौलत वहां पर लेफ्ट फलता फुलता दिख रहा है। लेफ्ट के खाते में जितनी सीटें जा रही हैं तो ऐसा लगता है कि जनादेश आज से ज्यादा लेफ्ट को पसंद कर रहा है।
नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है। देखिए, लेफ्ट भी हमारे गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा था और लेफ्ट के लिए भी जो है, लेफ्ट को कहीं ना कहीं अगर लाभ मिला है या बढ़ रही है उनकी, तो हमारे गठबंधन के तहत अगर लेफ्ट अकेले चुनाव करता तो लेफ्ट को मालूम चल जाता है। आपको भी पता है कि उनकी स्थिति वहां पर कितनी मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी तालमेल के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ता है, कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत चुनाव लड़ता है, दूसरे पार्टी के नेताओं के नाम के सहारे, उनके चेहरे के सहारे, उनकी योजनाओं के सहारे और आइडियोलॉजी के सहारे करते हैं, तो वही लाभ लेफ्ट। ऐसा ही आरवी, लाभ आपको नहीं लगता कांग्रेस सांगठनिक तौर पर कमजोर है और कांग्रेस को ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि जमीन पर कांग्रेस कहीं नहीं, बैक सीट पर कांग्रेस है, इनके कारण दूसरे इनके अपने दल जो हैं वो फल फूल रहे हैं। इस लेकिन बार ऐसा नहीं है। आपको मैं 2015 के चुनाव की बात याद दिला दूंगा। ठीक है अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। मैं वो बड़ी खबर आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के 3 फेज में एनडीए भारी पड़ रहा है। अभी फेज नंबर 3 चल रहा है। एक फेज में महागठबंधन का दम हमने देखा और पहला फेज की अगर मैं बात करूं तो महागठबंधन 47, एनडीए 19 और बाकी 5 पर थे। दूसरे फेज में महागठबंधन 39, एनडीए 54 और अदर्स 1। और थर्ड फेज की मैं बात करूं तो महागठबंधन 18, एनडीए 55 और अदर्स 5। यानी कि देखिए कि किस तरीके से जो आंकड़ा एनडीए का है वो बढ़ता चला गया तीसरे फेज में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, बिहार में रुझानों के साथ ही बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, और ये कह दिया है कि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानी कि ये एहसास हो चुका है बीजेपी को कि बड़ा भाई की भूमिका में हम हैं और 2-4 सीटों से नहीं। फिलहाल अगर बात करें तो 18-20 सीटों का डिफरेंस है और अब बीजेपी के अंदर से ये मांग उठने लगी है कि आंकड़े हमारे फेवर में हैं, हम बड़े भाई हैं, तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होना चाहिए। मनीष जी देखिए, कुछ मिनट पहले की बात है और देखिए उठ गई मांग अंदर पार्टी में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डिस्कोर्स था और अब तो यह है कि भाई मौका भी है, दस्तूर भी है, तो सीएम क्यों नहीं। रोहित, आपने ठीक कहा और जैसा हम लोगों ने चर्चा भी की, राणा भाई का भी कहना था, आपका भी एक मत था कि महाराज जैसी स्थिति पैदा होती दिख रही है। कौन ये सोचेगा, कौन ये बर्दाश्त करेगा कि आप उनसे लगभग 1/3 नंबर्स में आगे हैं। और आरबी, ये मनोबल को भी तो इफेक्ट करता है, साथ साथ कार्यकर्ता भी तो ये सोचेगा हमने मेहनत करके इतनी सीटें पाई और हमारी सरकार नहीं, हमारा चेहरा नहीं, हमारा मुख्यमंत्री नहीं। पिछले 2005 से लेकर के आज तक बीजेपी के भीतर तकलीफ यही रही है कि सब कुछ होने के बाद भी, और पिछले 6 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी की सरकार यहां रही है उसके बाद भी हम बिहार में छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहे। नीतीश कुमार के साए में हम पलते बढ़ते रहे। नीतीश कुमार ने बिहार में एक काम किया कि उन्होंने सुशील मोदी को अपने पास रख करके बीजेपी के भीतर से किसी चेहरे को बड़ा नहीं होने दिया, अपने समानांतर नहीं होने दिया। बीजेपी के सांगठनिक ढांचा को उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन बीजेपी के संगठन के भीतर से किसी चेहरे को सत्ता में अपने बराबर की हैसियत पा लेने की स्थिति नहीं बनने दी। यह नीतीश कुमार की अपनी रणनीति रही है। बीजेपी ने इस बार चुनाव से पहले यह तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर जेडीयू को आप उसकी छोटी हैसियत में लेकर के आओ, छोटे भाई की हैसियत में लेकर के आओ। और यह जब बीजेपी तय कर रही थी उस समय उसके दिमाग में यही चल रहा था कि सबसे बड़े दल के तौर पर पार्टी उभरती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। इस बात का दबाव नीतीश कुमार पर बनाया जाएगा और नीतीश कुमार इस दबाव को कितना झेल पाते हैं, बीजेपी को कितना समर्थन दे पाते हैं, या फिर उनका यह मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, उस भले में क्या वो बीजेपी की भलाई की बात कर रहे थे या अपनी भलाई की बात कर रहे थे। अब जब कल से वो जोड़ तोड़ साठ गांठ बैठ मोल भाव की बात शुरू होगी तब साफ होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी चाहेगी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। इतने वर्षों से बीजेपी के समूचे उत्तर भारत के राज्यों में आप देखेंगे बीजेपी जहां इस तरह से ताकतवर रही है, कभी भी वो सत्ता में उसका मुख्यमंत्री ना हो ऐसा नहीं है। वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लेकिन बिहार में सिर्फ वो मुख्यमंत्री अपना दही नहीं पाई है। और आपको ध्यान रखना है कि अगले ही साल 4-5 महीनों के फासले पर पड़ोस के राज्य मैंने बिहार से थोड़ा सटा झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल में सवाल पूछ लेते हैं, ये सवाल शिवम त्यागी से पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री रैलियों में कह रहे थे कि नंबर चाहे जो भी आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो कहीं अब सोच तो नहीं बदल गई? हालांकि उसके संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में किस तरीके से जश्न का माहौल है, यतेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है।
अभी भी काफी वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी खासकर एनडीए की बढ़त बरकरार लगती हुई दिखाई दे रही है बिहार विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में, उस हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि अब तो केवल औपचारिकता बाकी है और एक बार फिर से बीजेपी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए और जो बीजेपी के झंडे हैं वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक की जो सूचना मिल रही है वो यही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार काउंटिंग जारी है। वोट परसेंटेज जिस हिसाब से बीजेपी की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। शाम होने को है, लेकिन जो समय मिल रहा है वो यही है कि करीबन 7 से 8 बजे के बीच में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगर बड़ी जीत होती है तो संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आ सकते हैं, तो उसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें यतेंद्र शर्मा दिखा रहे थे और शाम में कहा जा रहा है मंच भी तैयार हो रहा है। 7 से 8 बजे के बीच में जेपी नड्डा हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करें। जीत के जश्न की तैयारी अभी से ही है।